नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनिया थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो रहे थे। बहुओं को घर के काम धाम से छुट्टी न मिलती थी, उनकी क्या सेवा सत्कार करती। इसीलिए अब सगाई परम आवश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल भी गई, जिसके पति का देहांत केवल 3 महीने पहले हुआ था। एक लड़का भी था। भोला की नार टपक पड़ी, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई न हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहुओं का था। जो चाहती थी करती थी, जैसे चाहती थी रहती थी। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामिनी थी। 5-6 महीनों में ही उसने 30-40 रुपए अपने हाथ कर लिए। शेर आध शेर दूध दही घोर चोरी से बेच लेती। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो जाती। झगड़ा इतना बढ़ा कि अलगौजे की नौबत आ गई। सॉरी। और ये रीत सनातन से चली आई थी कि अलगौजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ उस रीत का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक न रहा। कम से कम कामता इसे स्वीकार न करता था। सबने भोला को फटकार लगाई और कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीज़ें न छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष न लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखे राम के पास पहुँचे, अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखे राम को भोला पर तो क्या दया आती। वह उनके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। जहाँ उनकी गायें बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की ज़रूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना शेर भर रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखे राम नाटे मोटे खलवाट, लंबी नाक, छोटी छोटी आँखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते, जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई, उनके बाल बच्चे सभी उन्हीं पर आश्रित थे। उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाट निभाना कोई आसान काम न था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम न था। इसीलिए आसामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे नहीं छोड़ते थे। पहले 6 रुपये वेतन मिलता था, तब आसामियों से इतनी नोच घसोट न करते थे। जब से 12 रुपये हो गए तब से उनकी तृष्णा और भी बढ़ गई। इसीलिए राय साहब उनकी तरक्की न करते थे। गांव में और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उसकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते। नोखे राम को अगर ये जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं, कलम के बादशाह। इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखे राम अगर एकादशी को व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया, नोखे राम इस ताक में रहते कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले
और उसे कहीं भी नकल नवीसी दिला दें। इसीलिए हुक्काम के पास फसली सौगातें लेकर बराबर सलामी ठोकते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वे अपनी विधवा कहारिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में ये कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। भोला को ढांढस देते हुए बोले, तुम यहाँ आराम से रहो। भोला, किसी बात का खटका नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहो। तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए कोई न कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोरना, फटकना क्या थोड़ा काम है? भोला ने अर्ज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप बेटे के साथ यही सलूक होना चाहिए? घर हमने बनवाया, गाय भैंसे हमने ली, अब उसने सब कुछ हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। ये अन्याय नहीं तो क्या है? हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, भोला, तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सज़ा उसे भगवान देंगे। बेईमानी करके कोई आज तक फलीभूत हुआ है क्या? संसार में अन्याय ना होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता? यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है? भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, ये उनसे क्या छिपा है? इसी से तो अंतर्यामी कहलाती हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा? तुम चुप होके बैठो। भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उनसे बुरे न रहोगे। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ न पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाए। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, न चिट्ठी न पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर गए। बिटिया का ब्याह सिर पर है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपये लिए हैं। इज्जत आबरू का निवाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल कर बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुढ़ा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दूहना, दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दूहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर नहीं आई हूँ। मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊँ। कामता डरा, ये कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी न रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़ेगा। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम न चला। नौकर खाली भूसी चुरा कर बेचने लगा। खली भूसा चुरा कर बेचने लगा। उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा, दादा, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई क्षमा करो। अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूँगा। भोला को यहाँ मजूरों की तरह रहना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब न थी। नोखेराम कभी कभी उसे चिलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला भाला भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल नहीं करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नोहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए वहाँ फिर जाओगे? तुम्हें लाज भी नहीं आती? भोला ने कहा, तो यहीं कौन सा सिंहासन पर बैठा हूँ। नोहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नोहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वह कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था कि यहाँ उसकी तो कोई बात न पूछता, पर नोहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और सहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या? नोहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नोहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले उसे यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नोखेराम में न थी। वह टट्टी की आड़ से शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिक मत कर, अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं हैं, तेरे हाथ ही सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, ये सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ,
मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूँ। तुम्हें बेटे की लातें प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियाँ होती रहीं। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना, चाहे रोज एक साड़ी पहने। सैया भये कुतवाल, अब डर काहे को। भोला की आंखें फूट गई हैं क्या। शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक, बल्कि नारद, हर एक बात की टोह लगाता रहता। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखे राम से जड़ दिया। शोभा की चौपाल में तलवी हुई, ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर ना भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की सामत आ गई। गर्मियों के दिन थे, लाला बगीचे में बैठे आम तोड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठन्नी उधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरा रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारनी समझें, उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्रायः शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा, सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं। मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती हैं, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बड़े आदमी है ना। नोहरी गरीब है, जात की हेटी है, इसीलिए उसका सब उपहास करते हैं, और जैसा बाप वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेशरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊंचे ब्राह्मण हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला, पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी भी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए, मुझसे छेड़ की तो अच्छा ना होगा, कह देती हूँ। ओहो, इस अहिरिन का इतना मिजाज। नोखे राम को क्या फांस लिया समझती है, सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तू तो ऐसी तिनक रही है नोहरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने न देगी। जरा जवान संभल कर बात किया कर, इतनी जल्द अपने को न भूल। तो क्या तुम्हारे द्वार पर कभी भीख मांगने आई थी? नोखे राम ने छाह न दी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा, जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ी जार, लंपट, मुँह झौंसा और न जाने क्या क्या कहा, और उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई। अपने बर्तन भाड़े निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखे राम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, ये क्या कर रही हो? नोहरी कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है? किसी से कुछ हो गया क्या? नोहरी मर्दों के नचाने से की कला भी जानती थी। अपने जीवन में उसने यही विद्या सीखी थी। नोखे राम बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे और धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थी। बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियाँ सीधी की थी। इस पर मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौएं सिकोड़ कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू ना गंवाऊंगी। किंतु अपनी आबरू ना गंवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मूछें खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी, जब देखो तुम मुझसे बेबात की बात किया करते हैं। मैं हरजाई थोड़े हूँ, कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखे राम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया, आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा, बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ लूँगा, खोद कर गाड़ दूंगा, लेकिन आ सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवार गिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है, तो किस घमंड में है। लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली तो सामत आई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी न हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर न थी, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई।
कल तो औरत गांव में आश्रय मांगती आई थी कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसी की हिम्मत है जो उसे छेड़ सके। जब पटेश्वरी कुछ नहीं कर सके तो दूसरों की बिसात ही क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी, उसे आते जाते देखकर किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते। ये खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखे राम से बहुत काम निकल सकता था। किसी को बंटवारा कराना हो तो लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी यह अच्छे अच्छे आसामियों को डांट देती। आसामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रौब जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर न रहना चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज़्यादा अधम उनकी दृष्टि में दूसरा काम न था। उन्हें कुल 3 रुपए माहवार मिलते थे, यह भी उनके हाथ न लगते। नोहरी ऊपर ही ऊपर उड़ा लेती। उन्हें तमाकू पीने को धेला मैसर नहीं था और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती। जिसे देखो वही उन पर रौब जमाता। प्यादे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का हारा थका आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलंगे घाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, वह भी नमक या पानी के साथ। आखिरकार हार कर उसने अपने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ न होगा, एक रोटी का टुकड़ा तो मिल ही जाएगा, अपना घर तो है। नोहरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने न जाऊंगी। भोला ने जी कड़ा करके कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़ कर चले जाओगे? कहते लाज नहीं आती तुम्हें? लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी। तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। तू अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसे ताव दिखा रहे हो जैसे रोज मुझे गहने ही गणवाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्लाकर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुँचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वे औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वे एक औरत के करपास में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वे पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया। मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत क्या कोई हौवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन ये भाव शब्दों में आने का साहस न कर सकता था। नोहरी ने उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो, ऐसा लगता था। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह न देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले। न वह यही देख सकते थे कि आसामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास न था। ये तो निर्जीवता के लक्षण हैं। वह तो संघर्ष के पुजारी थे, जो सजीवता का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते थे, एक न एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साहब गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रौब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं, एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया। अधिकतर पूजा पाठ में लगा रहता। कितने ही आसामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद न की थी। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 रुपये हो गए थे। मगर न होरी को ऋण चुकाने की चिंता थी, न उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तगाजा किया, घुड़का, डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो गया। अब की संयोग से होरी की ऊँख गांव भर के ऊपर थी।
कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया, अगर इस वक्त होरी पर दावा किया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था, झंझट में पड़ना न चाहता था। मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया, उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर भी न थी क्या खिचड़ी पक रही है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न चला। कुर्क जमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू साहब के पास दौड़ा। धनिया पटेश्वरी को गाली देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी की ही कारस्थानी है, मगर मंगरू साहब पूजा पर थे, मिल न सके। धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ न सकी। उधर ऊख 150 रुपये में नीलाम हो गई, बोली भी हो गई मंगरू साहब के नाम। दूसरा कोई आदमी न बोल सका। दाता दीन में भी धनिया की गाली सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं? यही धर्म है तुम्हारा गांव घर के आदमियों के साथ? होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा है? तेरी गालियाँ क्या उन्होंने न सुनी होंगी? जो गाली खाने का काम करेगा उन्हें गालियाँ ही मिलेंगी। तू गालियाँ भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नागीज कौन आता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूँगा? गालियाँ देकर अपनी जीभ की खुजली चाहे मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा। हाँ हाँ, तेरे और मेरे जीते जी सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज़ मेरी नहीं, मंगरू साहब की है। मंगरू साहब ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी। वह सब तूने किया, मगर अब वह चीज़ मंगरू साहब की है, हम उसके कर्जदार नहीं हैं। ऊख तो गई, लेकिन उनके साथ एक नई समस्या आ गई। दुलारी इसी ऊख पर रुपए देने पर तैयार हुई। अब वह किस जमानत पर रुपए दे? अभी उसके पहले ही के 200 पड़े थे। सोचा था ऊख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नज़र में होरी की साख 200 तक की थी। इससे ज़्यादा जोखिम ठीक नहीं था। सहालक सिर पर थी, तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी विनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग नहीं जाऊंगा। मैं इतनी जल्दी मरा ही जाता हूँ। खेत हैं, पेड़ पालो हैं, घर है, जवान बेटा है, तुम्हारे रुपए न मारे जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने न सीखा था। होरी ने आकर धनिया से कहा, अब धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला, यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा, मेरा ही दोष है? किसी का दोष हो हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रहन रख दूं। जमीन रहन रख दोगे तो क्या करोगे? क्या मजूरी? मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उसी पर तो उनकी इज्जत आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती हैं? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या, गौरी बारात लेकर आएंगे, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना। दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे तो हम क्या करें? सहसा नोहरी चुंदरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उससे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन, आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया स्निग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना इसी सहालक में होगा, तिथि ठीक हो गई है।
हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है, मुझे भी नेवता देना। तुम्हारी तो लड़की है, नेवता कैसा? दहेज का सामान तो मंगा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया, और सामान क्या करना, कुछ कन्या ही तो देना है। नोरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा। कुछ कन्या क्यों दोगे, मैं तो पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। मेरे होरी हंसा, मानो कह रहा हो तुम्हें चारों ओर हरा हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा पड़ा है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या खोल कर करूं, तुमसे कौन पड़ता। बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए की तंगी, कैसे विश्वास आएगा। बेटा ही लायक होता तो फिर काहे को रोना था। चिट्ठी पत्र तक नहीं भेजता, रुपए क्या भेजेगा। ये दूसरा साल है, एक चिट्ठी भी नहीं आई। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठा सिर पर लिए यौवन को अपने आंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ ऋण की बाढ़ है, नहीं है अभी कै दिन की। बर तो ठीक हो गया ना? हाँ, बर तो ठीक है, रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी। इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नोहरी ने इतने रुपए दे दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सी देंगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाज़ कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे लो, जब हाथ में आए तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ने उसकी ओर देखा। नहीं, नोहरी दिल्लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था, लज्जा थी। नोहरी इतनी बुरी नहीं जितना लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी हमारी इज्जत एक है, तुम्हारी हंसी तो क्या मेरी हंसी ना होगी। कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों का ही भरोसा तो करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुए। धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नोहरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओगे। सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। मेरे रुपए में छूत लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं नहीं नोहरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे। लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा तो हम रुपए न जुटा सकेंगे तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी भी जान संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं, लड़की तो तुम्हारी है, मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है, तो तुम ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए। कितने रुपए चाहिए, तुम कितने दे सकोगी। 100 में काम चल जाएगा। होरी को लालच आया। भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए, तो जितना ले सके उतना क्यों न ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वह मैं दे दूंगी, तो इतने में बड़ी खुशफेली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन, आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था। इस ज़माने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है। तुमने मुझे डूबते से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया, ठंडक पड़ने लगी थी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई, सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुलटा नोहरी उनके सामने बरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी इन आँखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई, यह कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना। महतो, चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता था तुम्हें कंधे पर बैठाकर पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर आने जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था।
नोरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं। जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए, न कि 4 आदमी अपने हो जाएं। और इनका हाल ये है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती है, तो ये कैसे निभ सकता है कि मैं ना किसी से हंसूं, ना बोलूं, ना कोई मेरी ओर ताके, ना हंसे। ये सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के 100 काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वह तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मैं मजूरिन हूँ। मगर उसकी समझ में ऐसी कोई बात आती नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की, ये भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं समझा दूंगा तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी, तुम मेरे रुपए हजम ना करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया और वह अंदर चली गई। होरी घर लौट आया। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। आप ये कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं।